अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हर आफ़त, हर मुसीबत से महफूज़ होंगे। ना सिर्फ़ आप अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। इस वक़्त नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं नमल। नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल ज़ुमर और फ़ारिस ग़ाज़ी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। दरवाज़ा खुला, उसने अंदर कदम रखा, बिना देखे दीवार पे हाथ मारा और सीधा दूसरा बटन दबाया। दाहिने हिस्से की बत्ती जल उठी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आया, गर्दन घुमाकर छत, खिड़कियों, दीवारों को देखता वो राहदारी से गुजर रहा था। घर बाहर से पेंट शुदा था कि कारदार अपना घर पेंट करवाते तो इसका भी बैरूनी हिस्सा करवा देते कि उनके लॉन से वो दिखाई देता था। अलबत्ता अंदर से घर मामूली था। नॉर्मल फर्नीचर, चिप्स का फर्श, दीवार और छत के मिलने की जगह पर उखड़ा हुआ पेंट। वो आगे बढ़ता गया। जवाहरात ने यहाँ की सफाई करवा दी थी। आज वो साफ सुथरा सा पड़ा था, मगर फिर भी पुराना और मामूली लगता था। लाउंज छोटा सा था। उसकी एक तरफ खाने की गोल मेज पड़ी थी। ड्राइंग रूम अलग था। सीढ़ियाँ ऊपर जाती। एक तरफ दरवाज़ा था जहाँ से सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती। बेसमेंट तय खाने की तरह था। पूरे घर के रकबे पे फैला कमरा जिसमें सतून थे मगर दीवारें नदारत। इस तहखाने में काठ कबाड़ था। फारिस उधर नहीं गया। वो ऊपरी मंजिल पे आया। आगे टेरेस भी था और अंदर दीवार पे एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल हल्का सा। ऐश ग्रे डिनर सूट में मलबूस था। बाल अब जैसे नहीं थे। साथ एक साड़ी में मलबूस लड़की खड़ी थी। स्टेप में कटे बाल, बड़े झुमके, जाजिबे नजर, वो भी मुस्कुरा रही थी। फारस पलट गया। उसका चेहरा बेतासुर था। बाथरूम में आकर उसने नल खोला और आस्तीन मोड़कर वुजू करने लगा। टेरेस से बाहर रोशनी में नहाया कसर दिखाई दे रहा था। अंदर मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। जवारात सरबराही कुर्सी पर विराजमान नजाकत से छुरी कांटे से स्टेक का टुकड़ा तोड़ रही थी। दायां हाथ बैठा हाशिम प्लेट पे झुका खाने में मगन था। उसके मोबाइल की मैसेज टोन वक्फे वक्फे से बज रही थी। जवारात के दूसरे हाथ बैठा नौशेरवां बेदिली से कांटा प्लेट में उलट पुलट कर रहा था। उसकी शेव पड़ी हुई थी। तुम आज फिर ऑफिस नहीं आए? जवारात ने कांटा चलाते बस निगाहें उठाकर शेरू को देखा। उसने बेजारी से चेहरा उठाया। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? मम्मी, हाशिम ने निगाह में जवारात को तंबिया की। उसने जरा से शाने उचकाए। मेरा ख्याल था तुम अभी तक अपने भाई को समझा चुके होंगे, मगर ये हनूस उस औरत के गम में है जो इसको गधा समझकर इस्तेमाल करके चली गई। आप चाहती हैं मैं टेबल से उठ जाऊं? उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। शेरू, बदतमीजी मत करो, वो हमारी माँ है। और जिस तरह हाशिम ने सिर्फ निगाह उठाकर सख्ती से कहा था, नशेरवा ने गर्दन झुका ली। जवारात ने गहरी सांस लेकर गिलास लबों तक को लगाया। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये पूरा हफ्ता हमने तुम्हारा खाम खा का गुस्सा बर्दाश्त किया है। तुम हमें ही मोड़ते इल्जाम ठहरा रहे हो। अगर शादी ने और इस नाम पे नौशेरवां की कनपट्टियां फटने को थी। कुछ बुरा किया भी है तो तुम्हारे भाई के साथ, और जब वो कह रहा है कि वो उसे संभाल लेगा तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? नौशेरवां ने कांटा रख दिया। बस खा चुका था वो। वारस चला गया। हाशिम ने दानिस्ता माँ को देखते हुए मौजू बदला। वो अभी ठंडे अंदाज में शेरू की मजीद क्लास ले सकती थी, मगर हाशिम के मुसलसल निगाहों से तंबिया करने पर गहरी सांस लेकर बोली, मेहमान से 4 दिन बाद बदबू आने लगती है, सो आज उसका घर तैयार करवा दिया था। नौशेर वहां उठने के लिए पर तोल रहा था, मगर बहरहाल इसमें इतनी जुर्रत ना थी कि बड़े भाई और माँ के सामने से यूं उठ जाए। हाशिम का मोबाइल फिर बजा।
اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی جی، آپ کا کام ہو گیا تھا، میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پڑے کی اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت بجتے فون کے وہ آتی تھے۔ جی زمر، کیسی ہیں آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا۔ میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہوگی؟ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا۔ آپ کدھر ہیں؟ خیریت؟ شادی کی طرف۔ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا، وہ بھویں کھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلے جب آپ واپس آئیں۔ اچھا، صبح وہیں سے کوٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی قریب ہے تو میری بات کروا دیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات بھی نیپکن سے لب تھپ تھپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے شادی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد مہری در آئی۔ نوشیروان نے ہوں کہہ کے استضائیہ سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہے کہ صبح میری سیکٹری تمہیں کال کر کے کل کی اپائنٹمنٹ دے گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے۔ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سعدی یوسف کی آسیب سے نکل آؤ۔ ہر فکرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیرواں، ریلیکس۔ جواہرات نے اب کی نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہ تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تب ہوتی اگر شادی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا تھا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ شادی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار ہی رہے گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا، پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کا ایک نیا درد دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ شادی آخر، اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا، مگر ہاشم بے اختیار سانس رو کے اس کو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے عقب سے قدرے برہمی سے پکارا۔ شیرو نے مڑے بغیر بائی کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتی رہیں تو وہ واقعی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی؟ کیا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شور۔ جوہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی۔ پہلا تاثر، پہلا تعارف۔ محبت صابر ہوتی ہے، محبت مہربان ہوتی ہے، یہ حسد نہیں کرتی، شہی نہیں بگاڑتی، مغرور نہیں ہوتی، یہ ترش نہیں ہوتی، خود شناس ہوتی ہے، جلد غصہ نہیں کرتی، غلطیوں کا حساب نہیں رکھتی، بدی میں خوش نہیں ہوتی، صرف سچ میں تسکین پاتی ہے، ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، مگر جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو زبانیں ہیں وہ خاموش کرا دی جائیں گی، اور جو علم ہے وہ دم توڑ جائیں گی۔ عہد نامہ جدید، انجیل مقدس۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے چھوٹے باغیچے والے گھر میں اس رات کسی تہوار کی طرح رونق بکھری تھی۔ گول میز کے گرد سعدی کی والدہ اور بہن بھائی کے علاوہ وعدے کے مطابق پھپھو اور دادا بھی تھے، اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑے ابا ندرت کو خاندان میں کسی کا قصہ سناتے ہوئے اس بات کو اپنے ماضی کی کسی یاد سے جوڑتے پیچھے چلے گئے تھے اور اب کوئی لمبی سی مثال دے رہے تھے۔ بڑے ابا اصل میں امتحانی پرچوں میں دی گئی اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں جو کہتی ہے
مندرجہ بالا تصویر کو مثالوں سے واضح کریں۔ وہ ساتھ ساتھ ان کی ہر بات پہ تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ بڑے ابا نے تو کوئی توجہ نہ دی۔ زمر البتہ مسکراہٹ دبائے کھانا کھاتی رہی۔ حنین قدرے لا تعلق بیٹھی صرف زمر سے کھا رہی تھی۔ اوہو، جب پتا چلا کہ بھائی نے گردہ دیا ہے تو آ گئی۔ اب بھائی اچھا ہو گیا۔ اور سیم اپنے بھائی کے کھانے اور بولنے کے انداز کی بھرپور نکالی کی کوشش میں پرجوش سا لگ رہا تھا۔ پھوپھو، میں اس دفعہ سیکنڈ آیا تھا ایگزامز میں۔ مہمان کے سامنے تو وہ آواز کو اتنا معصوم اور شرمیلا بنا لیتا تھا کہ حنین نے تعجب سے گھورا، مگر وہ کہے جا رہا تھا۔ اور جو لڑکا تھرڈ آیا ہے وہ مجھ سے آگے بیٹھا تھا اور پرچی بنا کر مجھ سے پچھلے والے کو نقل کروا رہا تھا، اور میں نے اسے سیم یوسف، حنین نے اس طرف سے پہلو بدلتے ٹوکا، اگر آپ ہمیں اپنی باتوں سے کچھ دیر مستفید نہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔ راز پرانے ہونے کے ساتھ وزنی ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے کندھوں پر دھرا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ سیم نے اداسی سے منہ لٹکایا، پھر زمر کو دیکھا۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور باوقار انداز میں پیچھے ہو کر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سیم کی آنکھوں میں امید جھلکی۔ پھوپھو، میں بولتا رہوں؟ ہاں، تم بولتے رہو۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ زیادہ پرجوش ہو کر وہی قصہ دہرانے لگا۔ حنین سر جھٹک کر پانی پینے لگی۔ اس کا انداز کھچا کھچا سا تھا۔ یہ زمر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا اور اب تو سب نے ہی کیا، مگر سعدی نے نظر انداز کر دیا، اور زمر تو ویسے بھی متحمل مزاج اور میچور تھی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو، اور سیم کے ماتھے کے بال نرمی سے سنوارتی مسکرا کر اس کو سننے لگی۔ سیم کو اب پچھلی بات بھول گئی تھی۔ اسے نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ پھپھو، بھائی جب چھوٹا تھا تو کیسا تھا؟ سعدی فریج کے دروازے کو کھولے کھڑا پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اس سوال پہ فوراً پلٹا۔ سعدی جیسا کوئی نہیں ہے پھپھو کے لیے۔ اس نے واضح سیم کو چڑھایا۔ ہاں، مگر سیم کی اپنی جگہ ہے۔ زمر نے سیم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھائی جیسا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سیم کہ جب سعدی تم جتنا تھا تو میں حنین جتنی تھی، اور ہم بہترین دوست تھے۔ ہمارا اسکول بھی ایک تھا، اور اسکول جانے سے پہلے اپنے اپنے گھر سے ہم ایک ہی کارٹون دیکھ کر نکلا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں صبح 7 بجے پی ٹی وی پہ کارٹون لگا کرتے تھے۔ سعدی بوتل ہاتھ میں لیے واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ حنین خاموشی سے ندرت کے ساتھ برتن اٹھوانے لگی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ مزید زمر کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اور ہمیں گیمز بھی ایک ہی طرح کی پسند تھی زمر، سعدی یاد کر کے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ ہم برف پانی، اونچ نیچ، پکڑن پکڑائی، نیلو ایکسپریس کھیلا کرتے تھے، اور ہاں، کنگ اور ڈارک روم اور کونا کونا بھی۔ اور وہ ویڈیو گیم یاد ہے، بطخ والی سعدی، ڈک ہنٹ؟ ہم پستول سے ٹی وی پہ فائر کیا کرتے اور اڑتی ہوئی بطخیں گر جاتی۔ حنین نے ایک دم سر اٹھایا، میز صاف کرتے ہاتھ رکے۔ وہ پستول ابھی بھی پڑی ہے ہمارے پاس، بے اختیار وہ کہہ اٹھی۔ اس پہ زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اور اس میں سپر ماریو بھی تھی اور ٹینکس والی یہ گیم بھی۔ اور پپو یاد ہے، ہم گھنٹوں بیٹھ کر مونوپولی کھیلا کرتے تھے، مگر میں مونوپولی میں ہمیشہ دیوالیہ ہو جاتا تھا، کیونکہ پپو اتنی اچھی پلانر تھی کہ ساری بہترین زمینیں خرید لیتی، اور میں ٹھہرا جذباتی اور ناکام پلانر، میری گوٹ جیل میں ہی پھنسی رہتی۔ اور ساتھ ہی وہ ایک کارڈ گیم بھی تو ہم کھیلتے تھے، رنگ برنگے کارڈز جن پر نمبر لکھے ہوتے تھے۔ زمر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ حنین جو واپس آ بیٹھی تھی پھر سے خود پہ قابو نہ رکھ سکی، بنا سوچے سمجھے بولی، وہ اونو تھی، ہمارے پاس ابھی بھی پڑی ہے۔ اچھا واقعی؟ تمہیں وہ بہت پسند تھی حنین، مجھے یاد ہے۔ اور تمہیں یسو پنجو وکڑ پکڑ ٹائپ کی گیمز بھی بہت پسند تھی۔ زمر اب رخ بالکل حنین کی طرف موڑ کر بولی، تو حنین کے لبوں پہ ایک بھولی سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اور آپ کو اینک والا جن بہت پسند تھا؟ خیر مجھے تو نستور پسند تھا، اور نستور کے بارے میں اپنی فیلنگز چھپانے کی بالکل قائل نہیں ہوں۔ حنین کی مسکراہٹ اور بھی بڑھی۔ اور آپ کو دھواں ڈرامہ بھی بہت پسند تھا؟ ہمارے پاس کیسٹس تھیں اس کی، اور آپ ہر دفعہ داؤد کے مرنے کے سین پر اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ او حنین، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈرامہ نگار اسی کردار کو کیوں مار دیتا ہے جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔
हुनैन ने नफी में सर हिलाया। इन्हें जिस किरदार को मानना होता है वो आपको पसंद करने पे मजबूर कर देते हैं। फुप्पो, मुझे भी ओनो खेलनी आती है, क्या हम खेलें? सीम से ज्यादा देर नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। हुनैन चौंकी, फिर मुस्कुराहट धीमी हो गई, जरा पीछे होकर बैठी। वो किस खुश फहमी में इतना बोले जा रही थी भला। खुद को डांटा। हाँ, ओनो खेलते हैं। सादी ने उसको बगौर देखते दरमियान का रास्ता निकाला। जाओ हन्ना, ओनो ले आओ, मगर कार्ड्स मैं शफल करूंगा। याद है पप्पू, हन्ना अपने घुटने के नीचे ड्रा फोर के चारों कार्ड पहले ही छुपा लेती थी। इसलिए मैं कभी भी नहीं जीता था। मुझे आज से एहसास हो रहा है कि मैं ये सारे गेम हमेशा हार जाता हूँ। इसलिए हन्ना, तुम अपनी चीटिंग करने की सलाहियतों से बाज रहना। मसनूई नाराज़ी से उसने हनैन को देखते हुए कहा। मगर हुनैन जुल्फ़कार यूसुफ खान बिल्कुल साकत रह गई। सादी को बेयकीनी से देखती उसकी निगाहें पथरा गई। रंगत सफ़ेद पड़ी, जैसे वो कोई बर्फ का मुजस्मा हो। मैं चीटिंग नहीं करती भाई, उसने इतनी बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा था कि सादी की मुस्कुराहट गायब हो गई। हुनैन एकदम खड़ी हो गई। जुमर ने भी सर उठाकर इसे देखा। मैं कार्ड्स लाती हूँ। वो मुड़ गई। सादी फौरन उसके पीछे लपका। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो सादी के कमरे में स्टडी टेबल के सामने खड़ी थी जब वो इसके सामने आया। हुनैन सर हिलाकर झुककर दराज खोलने लगी। मुझे पता है तुम चीटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई नो। उसने कार्ड्स निकाली और दराज बंद करके सीधी हुई। वो इसी तरह फिक्रमंदी से अपनी बहन को देख रहा था जिसकी रंगत हनूज सफेद थी। हुनैन, हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है और वो हम शख्स हम खुद होते हैं। मुझे पता है भाई। उसने सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर मुड़ी तो एकदम कदम जंजीर हुए। सादी का लैपटॉप खुला पड़ा था। जुमर के आने से कबल वो जो काम कर रहा था वो यूं ही रखा था। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे थे, ऊपर नीचे। हुनैन की आंखों की पुतलियां सुकड़ी। उसने चेहरा जरा आगे किया। एक हाथ ने धब से लैपटॉप स्क्रीन को कीबोर्ड पे गिरा दिया। उसने चौंक कर भाई को देखा। ओनों को देर नहीं कराते, गुनाह मिलता है। मगर यूं ही सादी को देखती रही। उसकी आंखों में उलझन, शक, सब कुछ था। भाई आप क्या कर रही हैं? मगर जुमर उधर ही आ रही थी। सादी, हाशिम, कहते उसने फोन पकड़ाया। सादी ने गड़बड़ाकर फोन थामा। चेहरे से वो खुशगवार तासुरात गायब हुए और उनकी जगह संजीदगी ने ले ली। जी, ओके। उसने फोन बंद किया तो हनैन तेजी से बोली, क्या कह रहे थे? मतलब उस दिन के लिए माजरत कर रहे थे? सादी लम्हे भर को रुका। हाशिम ने कहा था कि उसकी सेक्रेटरी सुबह कॉल करके उसे मुलाकात का वक्त दे देगी, मगर चूंकि उसका फिलहाल हाशिम से मिलने का कोई इरादा ना था, इसलिए उसने हाँ कहकर बात खत्म कर दी। आप गेम शुरू करें, मैं आती हूँ। वो वहां से निकल आई। अपने पीछे इसे सादी और जुमर बातें करते राहदारी में आगे जाते महसूस हुए। मगर वो अपने और सीम के मुश्तरका कमरे में आई जहां आज पुप्पो और उसे रहना था। दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली। कपड़ों का माउंट एवरेस्ट आज नहीं गिरा क्योंकि सुबह अम्मी ने अलमारी जमाई थी। वो जूतों के खाने पे झुकी, चंद डिब्बे बाहर निकाले, फिर हाथ डालकर कोने में रखा एक नन्हा मखमली डब्बा निकाला। सुनहरी मखमल का वो डिब्बा खोलने से पहले उसने बहुत देर सोचा, इतनी देर के हाथ शल हो गए, और फिर उसने खोल ही दिया। अंदर सुनहरे मखमल पे एक सुनहरी चेन वाला लॉकेट रखा था, मगर किसी सोने चांदी की जगह इस जंजीर में स्याह हीरे की शक्ल का स्टोन पिरोया था, जिसके ऊपर सुनहरी हरूफ में एंड्स आवर आफ्टर कुनिंदा था। ये सादी की चीन का जुड़वा था। उसने जंजीर को होले से छुआ, मगर फिर हाथ हटा लिया, जैसे करंट के नंगे तार को छू लिया हो। सर झटक कर डब्बा बंद किया, उसे फेंकने वाले अंदाज में निचले खाने में डाला, जूतों के डिब्बे अंदर रखे और जोर से अलमारी बंद की। गहरी सांस लेकर वो उठी तो उसने फैसला कर लिया था कि वो भाई को हाशिम वाली बात बता देगी। आखिर हाशिम भाई ही तो थे ना, कोई गैर तो नहीं था। भाई समझ जाएगा, इसलिए वो बता देगी। मगर कब? ये हन्नैन ने अभी तय नहीं किया था। दश्ते तलब भी क्या कोई शहर तलिस्म है
जवाहरात का अंदाजा हमेशा की तरह दुरुस्त था। नौशेरवां दोस्तों की तरफ नहीं गया था। वो इस पुररौनक मार्केट में आ गया था जहां रात में भी दिन का समा था। जो नेटो कंटेनर्स आजकल लूटे जा रहे थे, उनका सामान यहाँ कौड़ियों के भाव बिक रहा था। पठान और मकामी दुकानदार इस बात से कतन बेनियाज कि वो जो बेच रहे हैं वो बेहद कीमती ब्रांडेड अशिया है। बहुत मज़े से भाव ताव में मसरूफ थे। नौशेरवां ने कार कहीं दूर खड़ी की थी और अब वो जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। साथ साथ उसकी मतलाशी निगाहें आसपास चेहरों को खोज रही थी। इसी तलाश में वो आगे चलता गया। काफी देर बाद ड्राई फ्रूट की एक सामने से खुली दुकान के सामने वो रुका। चंद साने चंद सानिये पुतलियां सुकेड़ कर दुकानदार को देखता रहा, जो साफी से अशिया झाड़ रहा था, और फिर आगे आया। जी साहब, ताज़ा ड्राई फ्रूट है। दुकानदार इसको देखकर कपड़ा रखता जल्दी जल्दी अपनी अशिया की खसूसियात गिनवाने लगा। नौशेरवा ने पहले दो फिक्रे तो बेजारी से सुन लिए, फिर बात काट कर बोला, 40 ग्राम चाहिए बस। मगर कौन सा? तुम्हें पता है मुझे क्या चीज़ 40 ग्राम चाहिए? उसकी आंखों में देखकर दुरुस्ती से बोला तो दुकानदार के अल्फाज हलक में अटक गए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर रंगत मुतगैर होती गई। साहब, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। हम ऐसे काम नहीं करता। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। माल दो तो मैं जाऊं। वो बिगड़े तासुरात से बोला। साहब, मैंने बताया ना। मैं देख भाई, मेरी एक जेब में पिस्तौल है और दूसरी में बटुआ। मैं तुझे कौन सी जेब दिखाऊं जो तू मेरी बात सुनेगा? कहते साथ उसने शर्ट का किनारा तिरछा किया और पहली जेब में अड़सा पिस्तौल जरा सा झलका। दुकानदार ने हाथ उठाकर सर इस बात में हिलाया। गुलाबी वाले कायदे आजम चलेंगे, अंदर आओ और बताओ कौन सा चाहिए। नौशेरवां इस्तेजाइया मुस्कुराया और उसके पीछे अंदर चला गया। जिस वक्त वो घर वापस आया, हाशिम लाउंज में नीम तराज था। यूं के पांव मेज पे रखे थे और सोनिया उसके सीने पर सर रखे तिरछी लेटी हाथ में आईपैड पकड़े गेम खेल रही थी। वो एक हाथ से सोनिया के नरम स्याह बाल सहलाता, दूसरे में पकड़े मग से घूंट भरते टीवी देख रहा था। बाबा, मेरा गेम देखे ना, वो खफा खफा सी बोली। हाशिम ने एक नजर स्क्रीन पे डाली। इतनी देर से तो इन लंबी नाकों वाले परिंदों को देख रहा हूँ, अब तो मुझे उनकी शक्लें भी याद हो गई हैं। मुस्कुराहट दबाकर कहता वो फिर से टीवी देखने लगा। आपको मेरा कोई गेम समझ में नहीं आता, वो मुसलसल स्क्रीन पे उंगलियां चलाती कह रही थी। मैं इस तरह के गेम नहीं खेला करता सोनी, और जो मैं खेलता हूँ वो मैं हमेशा जीतता हूँ। शेरू मेरे साथ सब गेम खेलता है। हाँ शेरू, और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क है भी नहीं। हाशिम ने टीवी को ही देखते झुककर उसके बाल चूमे। क्या सोनी को पता है कि वो मामा के साथ छुट्टियों पे नहीं जा रही? हम्म, वो गेम में मसरूफ थी। गुड। मेरे दो एक काम खत्म हो जाएं, फिर बाबा और सोनी छुट्टियों पे जाएंगे, ठीक? और शेरू भी जाएगा, और मामा भी, और मम्मी भी। मामा के अलावा सब जाएंगे। मामा के साथ सोनिया सर्दियों में चली जाएगी। ओके। उसने सर हिला दिया। गेम मुश्किल होता जा रहा था। तभी हाशिम की निगाह अंदर आते शेरू पर पड़ी, जो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हाशिम ने उसे पुकारा। हो सकता है कल शादी आए। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ हो तब। नौशेरवा पहले जीने पे रुका, मुड़ा नहीं। आहिस्ता से कहा, ओके। कैसा है सरमत? और इसके भाई के केक का क्या बना? बगौर इसे देखते हुए मग से घूंट भरा। उसे भी जवाहरात की तरह यकीन था कि शेरू दोस्त के पास नहीं था। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। वो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियां चढ़ता गया। हाशिम ने भी बहस नहीं की। अंदर आके उसने दरवाजा लॉक किया और स्टडी टेबल तक आया। जेब से पैकेट निकाल कर मेज पे रखा। उसमें अजीब से नन्हे नन्हे टुकड़े थे। कुर्सी खींच कर बैठते उसने दराज से खाली सिगरेट निकाला, इसमें पैकेट में रखी मंशियात मसल कर भरने लगा। ये करते हुए उसके हाथ में जरा सी लर्जिश थी। पेशानी पे पसीना भी था। लाइटर जलाकर सिगरेट के किनारे को सुलगाया और दूसरा किनारा लबों से लगाया। सांस अंदर खींची, आंखें बंद की। कड़वा मादा अंदर उतरता गया।
सांस बाहर खारिज की तो धुएं के मरगूले हर तरफ बिखर गए। उसका दिमाग हल्का होता गया, हर शय से हल्का, हवा से भी हल्का। नाश्ते के बाद तैयारी की अफरा तफरी पूरे घर में फैली थी। सीम भाग भाग कर स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, सादी ऑफिस और जुमर कोर्ट के लिए। वापसी पर उसने बड़े अब्बा को लेकर अपने घर जाना था, सो वो सबसे ज्यादा सुकून से बैठे थे। हुनैन इनके करीब बैठी अखबार में से कुछ सुनाती, साथ साथ तबसरा भी किए जा रही थी। जब जुमर उधर आई, हुनैन की बोलती जुबान जरा धीमी हुई, अलर्ट सी होकर बैठी। जुमर भी साथ आ टिकी। हुनैन ने उसे नजरअंदाज किया। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करने का इरादा है हुनैन? झुक कर जूते के स्ट्रेप बंद करती वो साथ बैठी नरमी से पूछने लगी। हुनैन के तने तासुरात कदरे नरम हुए। लिटरेचर में या अरबी में? अभी फैसला नहीं किया। फिर रुकी और इजाफा किया, बैचलर्स में भी लिटरेचर रखा था ना? ये तो अच्छी बात है, तुम इतनी ज़हीन हो, कुछ भी कर लोगी। वो अब झुकी हुई दूसरा जूता बंद कर रही थी। हुनैन जरा सा मुस्कुराई, साथ ही वो अखबार के कोने को आदतन नाखून के अंदर रगड़ रही थी। मगर मुझे याद है, तुमने एफएससी में बोर्ड में पोजीशन ली थी और एंट्री टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर थे। टॉप मेरिट बनता था तुम्हारा, फिर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं लिया एडमिशन? हुनैन की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। उसने सर उठाकर सुमर को देखा। वो स्टेप बंद करके उठ रही थी, लोगों को पता भी नहीं चलता और वो गर्दन दबा जाते हैं। अचानक से दिल पलट गया, तो बीए में दाखिला ले लिया। दिल तो कभी भी पलट जाता है ना फूफो। उसका अखबार का किनारा रगड़ता नाखून मजीद तेज हो गया। सर झुकाकर वो बड़े अब्बा को कोई दूसरी खबर सुनाने लगी। अलबत्ता अब इसके अंदाज सुस्त थे। जुमर ने जाते जाते मुड़कर उसे देखा। ये आखिरी फिक्रा कहते उसकी जुबान में न तंज था न तलखी, बस अजीब सी उदासी थी। वो राहदारी से गुजर कर शादी के कमरे के दरवाजे तक आई तो वो आईने के सामने खड़ा नजर आ रहा था। कॉलर अकड़े हुए ऊपर खड़े थे और वो टाई की गिरा लगा रहा था। जुमर सरासा मुस्कुराई, दरवाजा होले से बजाया। तो तुम्हारा कोई ऑफिस भी है? गिरा खींच कर ऊपर ले जाते वो हफ्की से पलटा और कॉलर दुरुस्त किए। 2 साल में पहली दफा छुट्टी ली, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते की। और बॉस से चपड़ासी तक हर बंदा गुजरते गुजरते ताना दे जाता है, आप तो ऐसे मत करें। ओह, और इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? सादी चुप हो गया। जज पे आखिरी दिनों में प्रेशर डालना था, मामू को निकलवाना था, हाशिम भाई का लैपटॉप हैक करना था, जिसका मौका आपके तवज्जो से मिल ही गया और अब बिन फाइल को खोलना है, मगर छुट्टी खत्म। ये सब सिर्फ सोचा, जब वो बोला तो महज इतना, कुछ रिसर्च वर्क था, उसी को मुकम्मल करना था। चलो, फिर वीकेंड पे मिलने का प्लान करते हैं। जी, आप तो शादी में नहीं आएंगी ना? उसने सरसरी सा जिक्र छेड़ा। वो जो जुमर मुड़ने लगी थी चौंक गई। किसकी शादी? अब पूरा रिश्ता मालूम नहीं, मगर जिस लड़के की शादी है वो हमारा भी रिश्तेदार है, और उस हमाद का भी। हमाद और किरण इसलिए तो आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी होंगे शादी पे। और किरण कारदार खानदान को बिलखसूस बुलवाएगी, वो सब भी होंगे। तो इधर आप हमाद का सामना नहीं कर सकेंगी, मुझे पता है। इसलिए आपका कार्ड इधर आया तो मैंने अम्मी से कहा कि पुप्पो को ना भेजें, वो नहीं आएंगी। जुमर के लब भींची और आंखों की पुतलियां सुकड़ी। सीने पे बाजू लपेटकर उसे तुंदी से देखा। और तुम्हें क्यों लगा कि मैं इसका सामना नहीं कर सकती? आप नहीं कर सकती, तभी तो खानदान में किसी तकरीब पे नहीं जाती। खैर, आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत समझदारी से उसने कहा। मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वक्त नहीं मिलता, और वीकेंड पे वक्त होगा फिर, वो तेजी से बोला। जुबा ने बेध्यानी से हाँ कहा तो उसने तेजी से पूछा, मतलब आप चलेंगी? मैं देखूंगी, वो रुक कर बोली। फिर घड़ी देखी, उसे अब चलना था। वो निकली तो सादी मुकम्मल तैयार होकर निखरा निखरा सा बाहर निकला। लाउंज में बस बड़े अब्बा थे और नैन सोने चली गई थी। उन्होंने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो तकरीब पे जाने के लिए मान गई। बिल्कुल, मुस्कुराकर कहते उसने चाय का कप उठाया और सामने बैठा। बड़े अब्बा ने ताज्जुब से उसे देखा। तुमने कैसे राजी किया इसे? मैं कहता तो कभी ना मानती। अब आपके पास सादी यूसुफ जैसा दिमाग थोड़ी है। घूंट भरते वो मुस्कुराया।
फिर किचन की तरफ रुख करके आवाज लगाई, अम्मी, आप नाश्ता लाहौर से ला रही हैं या किचन से? किचन से। मैंने जूता फेंकना है तुम्हारे कद का लिहाज किए बगैर। वो ट्रे उठाई मसनूई हफ्की से बोलती आ रही थी। सादी ने अफसोस से दादा को देखा। कोई मानेगा कि ये खातून मेरे पीछे मेरे बहन भाई को मेरी मिसालें देती हैं। मुझे पता है अच्छे से। जल्दी जल्दी का शोर इसलिए मचाते हो कि नाश्ता आधा करना पड़े। अब अगर तुमने ये खत्म ना किया ना सादी, तो मुझे अम्मी ना कहना। वो सामने बैठते हुए उसकी शिकायत दादा से लगा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बस सुन रहे थे। सादी ने हस्बे आदत बस थोड़ा सा खाया, फिर हाथ साफ करता उठा और बहुत मतानत से माँ को मुखातिब किया। अच्छा नुदरत बहन, अल्लाह हाफिज। और इससे पहले कि वो वाकई उसके कद का लिहाज किए बगैर एक हाथ जड़ देती, वो बाहर निकल चुका था। सारा ऑफिस के लिए तैयार कार का दरवाजा खोल रही थी जब गेट की घंटी बजी। उसने मुड़कर देखा। गेट ऊंचा था। यहाँ से मालूम नहीं होता था कि बाहर कौन है। वो चाबी दरवाजे में छोड़कर बैग कार की छत पर रखकर गेट तक आई और उसे खोला। आधा दरवाजा खुलते ही हाथ ठटक कर रुके। बाहर फारस खड़ा था। टी शर्ट, जीन्स, छोटे कटे बाल, संजीदा गहरी नजरें और सपाट चेहरा। सारा ने बाकी दरवाजा सुस्त रवि से खोला। फारस, कोई नादीदा लट कान के पीछे अड़सती वो एक तरफ हटी। चेहरे पे तजबुजब सा धर आया था। आप ठीक हैं? सरसरी सा सवाल किया। अलबत्ता उसको देखकर गहरी नजर से रहा था। वो हूँ। मैं सर जरा सा हिलाकर मजीद एक जानिब हुई। मेरा इतनी सुबह आना अच्छा नहीं लगा या आना ही नहीं। उसकी हिचकिचाहट के बाइस वो जरा सा सर्द सा बोला। सारा के चेहरे पर शर्मिंदगी उभरी। ऐसा नहीं है। आओ। बच्चियों से मिलने आया था मैं। वो वहीं खड़ा रहा। सारा भी उधर ही खड़ी रही, मगर उससे निगाह नहीं मिलाई। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं। बस हम निकलने ही वाले थे। साथ ही उसने घड़ी देखी, जैसे जल्दी में हो, यानी किसी और वक्त आऊं। उसके चेहरे के बदलते रंग बगौर देखते वो खुश्क अंदाज में कह रहा था। सारा ने इस तरफ से चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम आ सकते हो फारिस, मगर ज्यादा नहीं। हो? वो उसके तासुरात पढ़ रहा था। तो आपके ख्याल में मैं वारिस को मैंने कत्ल किया है? ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें फंसाया गया था। यकीनन तुम्हारे दुश्मन बहुत होंगे, और मेरा इधर आना आपके खानदान के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मैं समझ गया। आइंदा दूर रहूंगा। सर हिलाकर वो यूं कह रहा था जैसे वाकई समझ गया हो। सारा ने दुख से उसे देखा। फारिस, आई एम सॉरी, मगर मैं पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास मेरी बेटियों के अलावा कोई नहीं है। मैं इनको किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। कहा ना, समझ गया। अब मिल लूं या जाऊं? नहीं, आओ प्लीज। वो आपके वाकई पीछे हटी और अंदर की तरफ बढ़ी। वो चंद लम्हे जब्त से उसे आगे जाता देखता रहा, फिर सर झटक कर पीछे हो लिया। फारस सीन। हर हकीकत फरेब लगती है जब कोई एतबार खो बैठे। स्टडी रूम में खामोशी फैली थी। नौशेरवां भी इसी खामोशी का हिस्सा बना लबों पे मुट्ठी रखे मेज के उस तरफ बैठे हाशिम को देख रहा था, जो बहुत इन्हिमाक से फाइल के सफ़े को पढ़ रहा था। उसे आज ऑफिस देर से जाना था, इसलिए वो रात वाले लिबास में था। तीसरी दफा पूछ रहा हूँ, शादी कब आएगा? वो अब बेजार होने लगा तो मुकद्दस खामोशी को तोड़ा। हो? हाशिम ने सफा पलटा, फिर निगाह उठाकर उसे देखा। क्या उसके इंतजार में तुम तमाम रात सोए नहीं? उसने शेरू की हल्की गुलाबी आंखों को देखकर कहा था। शेरू का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रंगत जरा फीकी हुई। सोया था, मगर बहुत देर से, उसने गड़बड़ाकर कहा। फिर बगौर हाशिम के तासुरात देखे। वो फिर से फाइल में मसरूफ हो गया था। लाख शातिर से ही इतनी जल्दी हाशिम को शक नहीं हो सकता था कि वो फिर से ड्रग्स पे आ गया है। मोबाइल बजा। हाशिम ने उंगली से बटन दबाया और बोलो कहते हुए फाइल का दूसरा सफ़ा पलटा। उसके पास इतनी फुर्सत भी ना थी कि मोबाइल कान से लगाता। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ गूंजी। सर,
मैंने सादी यूसुफ को कॉल की थी। वो रुक गई। हाशिम ने पेन से उस सफ़े में कुछ अंडरलाइन किया। हलीमा, मैं अगले कितने मिनट तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करूँगा? सॉरी सर। उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ हैं। उनको अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। आज तो नामुमकिन है। अगले हफ्ते में उनको दोबारा कॉल करके पूछूं। अगर वो रुकी मगर फिर जल्दी से बोली, अगर हाशिम भाई को मुझसे मिलने का इतना ही शौक है तो ओके। हाशिम ने बटन ऑफ किया और सफ़े पर दो अल्फाज के गिर्द दायरा लगाया। वकालत सारा अल्फाज का खेल ही था। शेरों के माथे पर बल पड़ गए थे। एटीट्यूड देखा आपने उसका? बदतमीज इंसान, खुद को समझता क्या है? हाशिम ने थकावट से सर नफी में हिलाकर शेरू को देखा। तुम कब बैनुलस्तूर बातें पढ़ना सीखोगे नौशेरवां? वो जब बफरा हुआ आगे होके बैठा, कुछ और भी कहना चाहता था, हैरत से रुका। इसकी इस बात का और क्या मतलब? क्या तुम सादी को नहीं जानते? वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो मुझसे मुलाकात को टाल रहा है। मगर वो क्यों टालेगा? जब उसको कोई मदफन सबूत मिलेगा तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। साफ बात है, इससे मेरी फाइल्स नहीं खुली। बगैर सबूत के वो मेरा सामना नहीं करना चाहेगा, और फाइल्स को खोलने के लिए उसे वक्त चाहिए। और अगर उसने फाइल्स खोल ली, नहीं खुलेंगी। हाशिम ने इत्मीनान से कहते हुए वो फाइल स्टैंड पे रखे पलंदे पे डाली और लैपटॉप अपने करीब किया। सादी कभी भी कंप्यूटर्स के साथ अच्छा नहीं था। मेरे कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव को वो अपनी किसी डिवाइस से रिमो रिमोटली एक्सेस तो कर सकता है, मगर फाइल्स पे लगे ताले खोलने के लिए वो ऐसे प्रोग्राम्स इस्तेमाल करेगा जो ताला तोड़ नहीं सकते। मगर इसमें बारी बारी हजारों चाबियां लगा कर देखते हैं कि शायद कोई चाबी लग जाए। और जब आधे सफर में भी ताला नहीं खुलता तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार शख्स जोर जोर से चाबी घुमाता है। और उसके बाद पता है क्या होता है शेरू? वो हल्का सा मुस्कुराया। गलत चाबी ताले में टूट जाती है और टूटी चाबी वाला लॉक फिर सही चाबी से खुलने के काबिल भी नहीं रहता। और अगर तुम्हारी गुलिस्तानी शादी खत्म हो चुकी हो तो मैं काम कर लूं? शेरू माथे पे बल लिए उठा। मेज पे धरा अपना मोबाइल भी उठाया। उधर उसने अपने मोबाइल को देखा, इधर हाशिम ने उसकी निगाहों को। फिर हाशिम ने संजीदगी से हाथ बढ़ाया। फोन दो। शेरू ने नासमझी से फोन उसे पकड़ाया। हाशिम ने स्क्रीन को चंद दफा दबाया। ये शादी का नंबर है। स्क्रीन शेरू को दिखाई और फोन फिर अपने सामने कर लिया। और ये हो गया शादी का नंबर डिलीट। दोबारा स्क्रीन लहराई। नशेरवा का मुंह खुल गया। भाई, मगर तुम मेरी स्टडी से निकलकर इसे कॉल करने और इस पर गुस्सा करने का सोच रहे थे ना? बिल्कुल भी इनकार मत करना। और मुझे मालूम है तुम इसका नंबर कहीं से दोबारा भी ले सकते हो, मगर मैं ये तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने शादी को छेड़कर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आ सकता हूँ। इसका फोन अपनी दराज में डालते हुए वो कतियत से कह रहा था। शेरू ने खफगी से उसे देखा, फिर ओके कहकर मुड़ गया। और नाश्ते के लिए जाते हुए फियोना से कह देना कि आज के सारे खाने तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाए, क्योंकि आज के दिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। वो कोई दूसरी किताब खोलते हुए कह रहा था। शेरू हक्का बक्का सा पलटा। मैं 25 साल का हूँ भाई, उसने एहतजाजन दबा दबा सा कहा। और मैं 33 का। क्या मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत है कि तुम आज के लिए ग्राउंडेड हो? अबरू उठाकर एक सख्त निगाह उस पे डालते हाशिम ने पूछा। शेरू के एसाब ढीले पड़ गए। सॉरी भाई, मैं इसे अप्रोच नहीं करूंगा, और मैं इस बात पे कल सुबह यकीन करूंगा। पयूना से कहो मेरा नाश्ता यही पहुंचा दे। मैं ऑफिस देर से जाऊंगा। शेरू ने मुंह बनाकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके निकलते ही हाशिम ने बंद दरवाजे को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका। ये कब बड़ा होगा? वापस किताब की तरफ मतवज्जो होते हुए वो लम्हे भर को रुका। चेहरा उठाकर इधर उधर देखा। स्टडी के रैक्स, किताबें, लैंप्स। एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया ने हाशिम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किताब परे करके उसने पीछे टेक लगाई और कलम हाथों में घुमाते उन दरो दीवार को देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और जैसे रेत में दबा कोई गुमगुश्ता संदूक ढूंढ रहा हो, शादी का नंबर तलाश किया।
फ़ोन कान से लगाकर वो घंटी जाते सुनता रहा। जी हाशिम भाई। वो आज भी उसकी कॉल रिजेक्ट नहीं कर सकता था। हाशिम के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। तुमने आज आने से इनकार क्यों कर दिया? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा। आज ऑफिस दोबारा स्टार्ट किया है, तो अभी निकलना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता। वो नरमी से बोला। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं हाशिम भाई? क्योंकि मुझे लगता है तुम बदल गए हो। वक्त बदल गया है। वो मुख्तार सा बोल रहा था। हाशिम ने 2 उंगलियों से आंखें मस ली, नाक की हड्डी को चुटकी में लिया, फिर गहरी सांस ली। वक्त भी वही है, मैं भी वही हूँ और तुम भी। शायद हमारे दरमियान कोई गलतफहमी आ गई है। मैं वो दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। उसे तो यकीन था। हाशिम खामोश हो गया। चंद लम्हे स्टडी की खामोशी उन दोनों को बोलने पे मजबूर करती रही, मगर दोनों चुप रहे। साथी, क्या हम वापस जा सकते हैं? अच्छे वक्तों में वापस, जब हमारे दरमियान ये ज़ू मानी बातें नहीं हुआ करती थी। तुम रात के 1 बजे भी मेरी एक कॉल पे चले आते थे। जब तुम मुझे हाशिम भाई कहा करते थे, तो दिल से कहते थे। क्या कोई रास्ता बचा है साथी? शायद नहीं। हाशिम ने मोबाइल बंद करके मेज पे डाल दी। स्टडी के दरो दीवार फिर से बोलने लगे। उसकी समातों में अच्छे वक्तों की बात सुनाई देने लगी। बामुश्किल उन सबको जहन से झटकता हाशिम सीधा हुआ और किताब फिर से खोल ली। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने सोच में गुम बैठा साथी अभी तक मोबाइल को तक रहा था। फिर वो भी हर चीज को जहन से झटकता सीधा हुआ और लैपटॉप करीब किया, गर्दन ऊंची करके आगे पीछे का जायजा भी ले लिया और फिर अपना प्रोग्राम देखा जो अभी तक चल रहा था। नाकामी दर नाकामी। उसे शदीद फ्रस्ट्रेशन हुई। मुस्तरब से अंदाज में चंद एक गियर कीज दबाई, प्रोग्राम से एक साथ 2-3 काम करवाने की कोशिश की और एक स्क्रीन पर जलता बुझता निशान जगमगाने लगा। उसने दोबारा छेड़छाड़ की और प्रोग्राम करप्ट हो गया। पार्टी की सारी मेहनत जाया चली गई। चाबी लॉक में टूट गई थी। सब बर्बाद हो गया। फाइल स्टिच हो चुकी थी और अब कोई भी चीज इनको रिकवर नहीं कर सकती थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो वाकई कंप्यूटर्स के साथ अच्छा ना था और वो बगैर सबूत के किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। अब वो क्या करे? उसने सर उठाकर अपने ऑफिस को अजनबी नजरों से फीकी पड़ती रंगत के साथ देखा। दोबारा से हाशिम का कंप्यूटर, नामुमकिन। अब तो हाशिम इसको अपने करीब भी न फटकने दे। और एक वक्त था जब उसने याद करने की कोशिश की। अच्छे वक्तों की सारी कहानियां फिजा में आज भी अनमिट रोशनाई से लिखी थी। 7 साल पहले इशरत रफ्ता को आवाज दिया करती है, हर नए लम्हे की दहलीज पे जाकर यादें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में महसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहटों में अंदर कागज पर कलम घसीटने की आवाज मदगम हो रही थी। तमाम तलबा गौर से सुनने या सुनते की अदाकारी करते लेक्चरर की जानब मतवज्जो थे, जो लेक्चर का एहतमाम करते हुए हस्बी आदत कह रही थी। मेरा ख्याल है मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सौ की समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो चंद एक की समझ में नहीं भी आई होगी। इसलिए वो चंद एक अभी या इम्तहानात से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रिजल्ट की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे होगी। राइट? नरमी से मुस्कुराकर कहती जुमर यूसुफ की आंखें पूरी क्लास पर मरकूज थी और इस नरमी में भी रौब पन्हा था। आधे कैचर में बंधे घुंघराले बाल, शिफाफ चील, नाक में सोने की बाली की तरह नथ, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द 1-2 झुर्रियां भी नहीं पड़ी थी। चंद एक तलबा व तालबात ने हाथ बुलंद किए, कन्फ्यूजन क्लियर की। वो तहम्मुल से जवाब देती रही और ऐसा करते हुए उसकी निगाह हॉल के एक एक चेहरे से गुजरती उस अजनबी शनासा के चेहरे पे ठहर सी गई। लबों पे मबहम सी मुस्कुराहट वाला वो शख्स इस इवनिंग क्लास में 4 रोज से आ रहा था और हर दफा उसे देखकर लाशऊर में कोई एहसास जागज़ी होता, जैसे वो इसे कहीं देख चुकी है,
मगर शौर इस चेहरे को किसी नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था। सो वो नज़रअंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट्स यके बाद दीगरे उठकर जाने लगे। सुमन ने मेज से अपनी चीज़ें समेटी, उनको तरतीब से बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा, निफासत से फाइल और किताबें जोड़ी, बैग कंधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सर झुकाकर बैग की जिप बंद करते हुए बोली। मेज की चमकती सतह में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। लंबा चौड़ा, काफी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की आंखों और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूं आपकी मदद? उसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का अंसर गालिब था। जुमा ने बेएख्तियार सर उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर इधर आया हूँ। उंगली से कान की लो मसलता वो इधर उधर देखता कह रहा था। उसका अंदाज गुस्सा नहीं दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद उसके सर पे लग जाती। तो 4 दिन से आप मुझे देखकर जरा, हाथ से इशारा किया, जरा कंफ्यूज्ड है, यू नो, टीचर फीलिंग। जुमर ने बामुश्किल ताज्जुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं। अगर हम पहले मिल चुके हैं, अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा। शायद कई साल पहले, आप तो याद भी नहीं। फिर जरा से शाने उचकाए। जुमर बवें सुकेड़ती उसको देखती रही तो वो जरा सा मुस्कुराया। मैं फारस गाजी हूँ, सादी का मामू। सुमर के पीछे अबरू ढीले पड़े, लब, ओह, में सुकड़े। चेहरे पे पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओह, आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी। मगर आपको कैसे पता मैं सादी की? सिंपल, उसने कंधे झटके। सादी ने बताया था कि आप शाम में इधर पढ़ाती हैं और सुबह सऊद राना के चैम्बर में होती हैं। ओह, मगर उसने मुझे नहीं बताया। मेरा मतलब है आप सादी के वही मामू हैं ना जो। वो गड़बड़ा कर रुकी। जी जी, वही जो सतीला है। वो फिर जरा सा मुस्कुराया। जुमर के रुखसार गुलाबी हुए। नहीं, मेरा मतलब था वो जो आईबी इंटेलिजेंस में होते हैं और कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नेप वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी, मैं कई साल से उधर था, इसी हफ्ते आया हूँ। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। राहदारी में एक सतून के साथ खड़े होकर जुमर ने उसकी तरफ रुख करते पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वसूसी करने आए हैं? इस बात पे फारस हंस पड़ा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं यूं हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं। हाँ, इधर पढ़ने आया हूँ मैं। वो गर्दन जरा झुकाकर आदतन नाखून से कान रगड़ता कह रहा था, साथ में शायद वो चिंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए तो पढ़ रहा हूँ, पहले ज्यादा पढ़ वढ़ नहीं सका, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रही है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। फिर रुक कर जुमर का चेहरा जैसे जांचा। क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहे थे? आ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफों की आदत है शायद। जुमर ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। बुरे वक्तों में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था उनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, शादी के सतीले, सॉरी, छोटे मामू, आपकी अम्मी तो काफी वेल ऑफ सी थी। मुझे बाकी आपका फैमिली ट्री बिल्कुल याद नहीं। ये भी नुसरत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था। जी, औरंगजेब कारदार, मेरे मामू, वो वेल ऑफ हैं। मेरी अम्मी नहीं, कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सिवाय नसीहतों के। फिर से बेनियाजी से शाने उचकाकर हंसा। जुमर भी साथ ही हंस दी। फिर उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओके फारिस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत चाह रही थी, मगर इससे पहले कि वो पलटती, फारिस ने इजलत में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? जुमर जाते जाते वापस हुई, ना समझी से अबरू उठाए। सॉरी, कौन हाशिम? ओह,
क्या नुसरत आपा ने नहीं बताया? मेरा कज़न हाशिम, उसकी अगले हफ्ते शादी है। उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया है, आप समेत। जुमा ने चंद लम्हे सोचा, फिर कंधे उचका दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कज़न को, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारिस ने सर हिलाकर गोया जाने की इजाज़त दे दी। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारिस वहां खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो राहदारी के दूसरे सिरे पर गुम ना हो गई। फिर एकदम चौंका और हफीफ सा होकर सर झटका। वो खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी। शादी की फूफो थी, इसलिए शायद। वो खुद को मुतमिन करके गैर मुतमिन करता वहां से पलट गया। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फ़कार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज़ और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे के एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पे मौजूद नुसरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है। मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी उसे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वही अपने औरंगजेब मामू की अनेक्सी में रहता है। वो इसकी माँ के हिस्से में थी ना। आप जिक्र ही कर देती। और तुम तो इधर आओ जरा। मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं इसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को हफ्की से पुकारा। वो सेब खा रहा था, खाते खाते कंधे जरा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पर आकर बैठा। सॉरी, मैं भूल गया। और हाँ, उसने किसी कजन की शादी का भी जिक्र किया था। जुमन ने याद करते हुए नुसरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पर दांत गाड़ते रुककर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है, तुम लोग नहीं जानते। मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में जुमर, फारिस उधर होता जो नहीं था, तो इससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर, अब तो वो आ गया है, तो उसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुदरत बात करते हुए मुसलसल 6 साला सीम के हाथ पकड़ पकड़ कर इसको मेज की चीजें उठाने से रोक रही थी, और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। इस पे नजर रखो, मैं जरा रोटी उतार लूं। खाना खाकर जाना जुमर। सादी और इसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी, तो जुमर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओह ओहो, अम्मी मुंतजिर होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नुसरत भी मुस्कुराई और सादी भी। अब पड़ गई ना पुप्पो सोच में। सोचने वाली बात ही नहीं है। मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती, मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नुसरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई, तो वो सादी की तरफ मुतवज्जो हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? ओह, मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो जरा सा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ। मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है रियाजी का सवाल नहीं, तो इसकी कोई लॉजिक भी हो। बस है तो है। उसने जरा से कंधे उचकाए।